नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका कलेक्टर जी पर। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 19 मार्च 2023। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया। ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, रूस, म्यांमार। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। इनको आपने पहचान लिया होगा, ये है बांग्लादेश की पीएम। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री परियोजना का उद्घाटन किया गया। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री परियोजना का उद्घाटन किया गया। और ये परियोजना किस लिए है? यह पाइपलाइन परियोजना है। पाइपलाइन परियोजना जो दोनों देशों के बीच डीजल के परिवहन से संबंधित है। पाइपलाइन परियोजना जो डीजल के परिवहन से संबंधित है। अब देखिए, एक कन्फ्यूजन हो सकता है। मैत्री जो है एक ट्रेन भी चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री एक्सप्रेस है, मिताली एक्सप्रेस है, तो ये ट्रेन भी चलती है मैत्री एक्सप्रेस। लेकिन ये मैत्री पाइपलाइन परियोजना है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच। अब इस परियोजना को 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। 377 करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया गया है। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन परियोजना है। पाइपलाइन परियोजना से अब इस पाइपलाइन परियोजना से फ़ायदा क्या होना है? डीजल का 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष परिवहन होगा। एक साल के मतलब प्रतिवर्ष, हर एक साल में डीजल का 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष परिवहन होगा। दोनों देशों के बीच 1 मिलियन मीट्रिक टन परिवहन होगा डीजल का। तो शुरुआत में डीजल जो है वो बांग्लादेश के 7 ज़िलों में जाएगा। मतलब जब ये शुरू हो जाएगा, उद्घाटन तो अभी किया गया है, अब जब शुरू हो जाएगा तो शुरू में डीजल जो है वो बांग्लादेश के 7 ज़िलों में जाएगा। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे भारत और बांग्लादेश में एक्सपांड होगा। तो शुरू में बांग्लादेश के 7 ज़िलों में स्टार्ट किया जाएगा। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की पीएम प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा है यहाँ की टका। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल। ये बांग्लादेश का मैप है। हाँ, बांग्लादेश के मैप यहाँ पे अगर हम लोग नीचे दक्षिण की तरफ देखें तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इस तरफ है म्यांमार और यहाँ तो भारत की सीमा है ही। ये अगर ध्यान से देखें तो ये त्रिपुरा राज्य है यहाँ पे, जो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन है राजेश गोपीनाथन, के कृतिवासन, M श्रीनिवासन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है के कृतिवासन। ये है के कृतिवासन। के कृतिवासन TCS के नए CEO बने हैं और इनसे पहले राजेश गोपीनाथन यह पद संभाल रहे थे। अब क्या हुआ है कि राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनको हालांकि कार्यकाल उनका बढ़ाया गया था 2027 तक, लेकिन उन्होंने किसी कारण से इस्तीफ़ा दे दिया। तो इसीलिए अब के कृतिवासन TCS के नए CEO बन गए हैं। अगर बात की जाए TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की, तो यह एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की है। IT कंपनी बहुत बड़ी, बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मतलब सेवा प्रदान करना, तो वही सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसका सबसे बड़ा परिसर जो है वो चेन्नई में है। और यह टाटा की एक सहायक कंपनी है। नाम में ही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो यह टाटा की एक सहायक कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। PM मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ पर ग्लोबल मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। PM मोदी द्वारा 19 मार्च को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। अब देखिए, 2023 जो है वो ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया जा चुका है पिछले साल ही। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्तावों के आधार पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। अब देखिए, 2023 क्योंकि वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब इससे जो भी क्वेश्चंस आएँ वो हम लोग को ध्यान रखने ही है। अब इस सम्मेलन में 6 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। 6 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मोटे अनाजों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मोटे अनाजों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए कि ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में होने वाला है या हो रहा है। और उसके बाद क्योंकि 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाज का वर्ष घोषित है, इसलिए हम लोग को याद रखना ही है। और इस सम्मेलन में 6 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
किसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की मंजूरी दी है? ऑप्शन हैं TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इरेडा इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या पेटीएम। तो इसका आंसर है इरेडा। ये इरेडा का लोगो है। इरेडा इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इरेडा को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब एक तरीके से किस एक स्पेसिफिक बॉडी की बात की जा रही है, सरकार की तरफ से कौन इसको मंजूरी दे रहा है? तो वो है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इसने इरेडा को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की मंजूरी दी है। लिस्टिंग प्रक्रिया निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट द्वारा की जाएगी। लिस्टिंग की मंजूरी दी है CCEA ने, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने। और लिस्टिंग की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाएगी? तो ये दीपम एक विभाग है, ये भी इसके द्वारा ये प्रक्रिया की जाएगी। अब उसके बाद हाल ही में RBI ने इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया। अब चलिए इसको थोड़ा समझते हैं ये क्या है, कि यहाँ लिस्टिंग की मंजूरी दी गई है, इसका मतलब है क्या? तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की मंजूरी दी गई है, इसका मतलब ये है कि एक तरीके से उसके शेयर्स को अब ओपन कर दिया जाएगा खरीदने के लिए। जैसे कि आज हम अगर देखें और कंपनीज़ के बारे में, सपोज़ अगर बात करते हैं रिलायंस की, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो हम उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। बात करते हैं अडानी की, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इसलिए हम उसके शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो वैसे ही अब एक और है इरेडा। इरेडा को अब इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर दिया गया है, मतलब कि हम उसके भी अब शेयर्स खरीद सकते हैं। पहले क्या था कि, और वर्तमान में भी मतलब जब तक ये चीज़ नहीं हो रही है, वर्तमान में इरेडा एक पूर्ण भारत सरकार स्वामित्व वाली कंपनी है। और अब जब ये लिस्टिंग कर दी जाएगी, क्योंकि अभी तो मंजूरी हो गई है, जब लिस्टिंग की प्रक्रिया सब चीज़ पूरी हो जाएगी और जब ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगी, उसके बाद ये भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि भारत सरकार एक तरीके से का विनिवेश मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहेगी, मतलब कि इसके शेयर्स हम लोग भी खरीद सकते हैं। तो भारत सरकार के साथ साथ एक तरीके से ये सार्वजनिक कंपनी बन जाएगी। बात करें अगर इरेडा की, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, 1987। और यह भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्त पोषण से शामिल है। अगला प्रश्न, किस हवाई अड्डे को, किस एयरपोर्ट को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में चुना गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर में है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो कि कोलकाता में है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो कि रायपुर में है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को लगातार 5वीं बार भारत का और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। स्काई ट्रैक्स जो कि रेटिंग देती है एयरपोर्ट्स के लिए, स्काई ट्रैक्स ने इस एयरपोर्ट को 4 स्टार रेटिंग दी है। पिछले साल यह एयरपोर्ट, ये गलत लिखा गया, 37वें स्थान पर था। पिछले साल यह एयरपोर्ट 37वें स्थान पर था। इस साल यह रैंकिंग में सुधार करके 36वें स्थान पर पहुंच चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न, 2027 तक के लिए फीफा ने किन्हें पुनः अध्यक्ष के रूप में चुना है? फीफा ने किन्हें पुनः अध्यक्ष के रूप में चुना है? ऑप्शन हैं ग्रेग बार्कले, जियानी इन्फेंटिनो, मोहम्मद तैयब इकराम, क्रेग फुलटन। तो इसका आंसर है जियानी इन्फेंटिनो। अगर बात करते हैं ग्रेग बार्कले की, तो ये ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। बात करें अगर मोहम्मद तैयब इकराम की, तो ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। और बात करें अगर क्रेग फुलटन की, तो ये हॉकी टीम इंडिया के कोच हैं। ठीक है। फीफा ने कार्यकाल बढ़ाते हुए जियानी इन्फेंटिनो को 2027 तक पुनः अध्यक्ष के रूप में चुना है। जियानी इन्फेंटिनो को 2027 तक पुनः अध्यक्ष के रूप में चुना है। फीफा की बात करते हैं अगर, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फीफा इंटरनेशनल डी फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1930 में, मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। और यह संघ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने वाले सभी फुटबॉल मैच का नियंत्रण करती है। नियंत्रण इसी के पास होता है, कंट्रोलिंग यही करती है, फीफा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य G20 की अध्यक्षता के तहत B20 की मेज़बानी, किस राज्य ने B20 की मेज़बानी की है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, सिक्किम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है सिक्किम। हाल ही में G20 की अध्यक्षता के तहत B20 की मेज़बानी सिक्किम ने की है। B20 मतलब क्या है? बिजनेस 20,
बिजनेस 20 की मेज़बानी सिक्किम ने की है। अब G20 क्योंकि हम लोग क्या होना है सितंबर नवंबर के आसपास फाइनल जो होना है भारत में, जिसका अध्यक्ष है भारत, तो जनवरी से ही G20 की अध्यक्षता के तहत इस तरीके के बहुत कुछ ग्रुप्स की मेज़बानी जो है अलग अलग राज्यों के द्वारा की जा रही है। तो ये B20 जो है बिजनेस 20, इसकी अध्यक्षता सिक्किम ने की है। जैसे लास्ट को 1 महीने पहले जो W20 था, वुमेन 20, G20 की अध्यक्षता के तहत ही था वो भी। उसकी अध्यक्षता जहाँ तक मुझे याद है पुणे ने की थी। तो अब आगे देखते हैं। G20 की अध्यक्षता के तहत यह B20 की बैठक सिक्किम के गंगटोक में होगी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में होगी। G20 कार्यक्रम सिक्किम के उद्यमियों को राज्य के बाहर अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। देखिए, राज्य के बाहर अवसरों का पता लगाने के लिए कि राज्य के बाहर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या इन सब के लिए, तो उसके लिए एक मंच प्रदान करेगा, क्योंकि वैसे ही G20 एक बहुत बड़ा मंच है। राज्य की जीवंत जैविक खेती को, अब देखिए जैविक खेती, सिक्किम जो है वो भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य है। तो राज्य की जीवंत जैविक खेती को B20 कार्यक्रम के माध्यम से, बिजनेस 20 कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया के सामने प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये मतलब सिक्किम के लिए अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद सिक्किम के लिए B20 आर्थिक क्षमता को उजागर करने के लिए, बिजनेस 20 आर्थिक क्षमता को उजागर करने के लिए, और G20 देशों के व्यापारिक समुदायों के साथ साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर प्रदान करेगा। मतलब एक तरीके से सिक्किम को ये मौका देंगे, और क्योंकि इतने बड़े ग्रुप्स हैं, B20 है, G20 है, तो एक तरीके से और मौका देंगे कि यहाँ पे लोग आके इन्वेस्ट करें, यहाँ को समझें। इस तरीके से सिक्किम का इसमें फ़ायदा है, और सिक्किम का फ़ायदा है तो भारत का फ़ायदा है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो नेपाल के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं राम सहाय प्रसाद यादव, KP शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड या रामचंद्र पौडेल। तो इसका आंसर है राम सहाय प्रसाद यादव। ये हैं राम सहाय प्रसाद यादव। अब देखिए अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। रामचंद्र पौडेल ये हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति बने हैं। यह समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं और तीसरे क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। अगर बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, और PM कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के काठमांडू में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय है। वो संगठन कौन सा है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम लोग दक्षेश भी कहते हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। तो हम लोगों को इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, या जिसे हिंदी में दक्षेश भी कहते हैं, और भारत भी इसका एक सदस्य है। ओके, थैंक यू। ये थी आज की क्लास। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।